देखो, कल के बाद से स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्लास में जहाँ तक हुआ था। लास्ट क्लास में ये हो गया था, रिफ्रैक्शन का बेसिक हो गया था, रिवर्सिबिलिटी हो गया था, यहाँ से बाकी था रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेस। अब ये कुछ खास नहीं है, ये वाला ऑलरेडी हम लोग कल कर चुके हैं टेक्निकली। जैसे अगर हम इस सरफेस पे मुझे साइन आई बाई साइन आर निकालना है, तो इस सरफेस में स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो साइन आई बाई साइन आर, तो साइन इंसिडेंस एंगल है साइन आई, रिफ्रैक्टिव एंगल है साइन आर वन। अब म्यू मुझे कैसे चूज़ करना है, आई का म्यू नीचे जाएगा तो इट विल बी साइन आई बाई साइन आर वन, और आई का म्यू नीचे जाएगा, तो आई का म्यू अगर नीचे जा रहा है तो इट विल बी म्यू म्यू आई कौन से मीडियम में है, ए नीचे जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, क्रिस क्रॉस। और म्यू बी बाई ए को हम उल्टा लिखते हैं, म्यू ए बी। लास्ट क्लास में यही डिस्कस हुआ था। सिमिलर टेक्निक पे हम इस पॉइंट पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे, 3 पॉइंट का 3 इक्वेशन, 3 पॉइंट का 3 इक्वेशन। अब पहले ही देख लो, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ई और आई सेम चीज़ है, तो हम लास्ट इक्वेशन पे जो यहाँ पे ई आ रहा है, कहाँ गया, दिस ई, इस ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं आई के साथ। ठीक है, तो ये, अरे इसमें रिप्लेस नहीं किया ना मैंने, दिस विल बी आई, दिस विल बी आई, गलती कर दिया। साइन आई बाई आर वन बाई आर टू बाई ई को हम आई से रिप्लेस करेंगे, तो इट विल बी आई। अब तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, दिस इंटू दिस, मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आई कटेगा, साइन आर वन कटेगा, आर टू कटेगा, यानी तीनों मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब हम दिस इंटू दिस इसको इधर लेके जा सकते हैं, 1 बाई दिस, तो फिर दिस इंटू दिस 1 बाई का मतलब क्या था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर सी बाई ए है तो उसको हम ए म्यू सी लिख सकते हैं, दिस विल शिफ्ट, अगर 1 बाई फॉर्म में है तो ये शिफ्ट हो गया। तो दिस वाज जस्ट द प्रूफ। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेस। तो ये था वही इसका प्रूफ। आई डोंट थिंक ये उतना मुश्किल है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, ये उतना मुश्किल नहीं है, लास्ट क्लास का जैसे सेम कॉन्सेप्ट है। इसका वीडियो, हाँ इसका वीडियो देख लो, इसमें वही सेम चीज़ है लास्ट क्लास में जो हुआ था, कुछ चेंज नहीं है। डिफरेंस यहाँ से होगा, लेटरल शिफ्ट, यहाँ से थोड़ा डिफरेंट कहानी है, तो यहाँ से फोकस करो लेटरल शिफ्ट से। अब लेटरल शिफ्ट, तुम लोगों ने अगर ग्लास प्रिज्म का ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट किया है तो ये ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट है। पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं रिफ्रैक्शन में, मतलब रिफ्रैक्ट कैसे याद रखना है। पहले आई थिंक तुम लोगों को ये ऑलरेडी पता है, बट याद रखने का एक ट्रिक देख लो। तुम्हें ये पता ही है, अगर हम रेयरर से डेंजर मीडियम में एंटर करेंगे, अगर हम रेयरर से डेंजर मीडियम में एंटर करेंगे तो लाइट रे विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर हम डेंजर से रेयरर मीडियम में एंटर करेंगे, डेंजर से रेयरर, तो लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंजर मीडियम क्या होता है। रेयरर इज एयर, एनीथिंग जिसका डेंसिटी बहुत कम है दैट विल बी रेयर। डेंजर मीडियम क्या हो सकता है, एयर के मुकाबले वाटर इज डेंजर, एयर के मुकाबले ग्लास इज डेंजर, पानी के मुकाबले ग्लास इज डेंजर। तो अगर पानी और ग्लास का कंपैरिजन करोगे तो पानी विल बी रेयरर, ग्लास विल बी डेंजर। तो रेयरर मतलब जिसका डेंसिटी कम है, डेंजर मतलब जिसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर लाइट रेयरर से डेंजर पे जाएगा तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंजर से रेयरर पे जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक मैं ये दे सकती हूँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि अगर मान लो गांधी मेला में कुछ प्रोग्राम चल रहा है और उसके गांधी मेला के फील्ड ये है, ये इसका एंट्रेंस का गेट है, और यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं मेले में, पूरा मेला भीड़ है, बट रास्ते में ज़्यादा लोग नहीं है, 1-2 लोग ही होंगे, बट मेले के अंदर बहुत लोग हैं। अब अगर तुम मेले में एंटर करोगे और मेले में मान लो आने जाने के लिए यहाँ पे एक रस्सी लगाया गया है, जैसे नहीं होता पेंडल वगैरह में लोगों के आने जाने के लिए रस्सी, तो जब मेला पूरा भीड़ रहेगा ना, सो मेनी पीपल, तो तुम प्रेफर करोगे कि रस्सी पकड़ के चलना है ताकि गुम ना हो जाए। तो जब भी हम किसी रेयरर मीडियम जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है टू ए डेंजर मीडियम एंटर करते हैं जहाँ पे बहुत लोग हैं यानी भीड़ है, वहाँ पे हम रस्सी पकड़ के चलना प्रेफर करते हैं, यानी वी मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल।
वी मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पे रस्सी का काम कर रहा है बिकॉज रस्सी इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो यहाँ पे रस्सी नॉर्मल का काम कर रहा है। अगर यही सिनेरियो को चेंज कर दे, पूरा सिनेरियो ही चेंज कर देते हैं। अब ये हो गया मेले का गेट, ये हो गया मेले का फील्ड। अब रास्ते में बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, बट मेले के फील्ड में ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ 3 लोग हैं। अब हम लोग फील्ड में एंटर करेंगे तो कभी रस्सी पकड़ के नहीं चलेंगे बिकॉज पूरा फील्ड खाली है, कहीं भी जा सकते हैं। यानी अगर वी एंटर फ्रॉम ए डेंजर मीडियम जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है टू ए मीडियम जहाँ पे लोग बहुत कम है यानी रेयरर, तो हम रस्सी से दूर जाना प्रेफर करते हैं। यानी डेंजर टू रेयरर में जाएंगे तो वी गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी वी गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये याद रखने में थोड़ा हेल्प होगा कि रेयरर टू डेंजर में टुवर्ड्स द नॉर्मल और डेंजर टू रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी। ठीक है, आज बाकी लोग सो रहे हो क्या? जल्दी क्लास 3 ज़्यादा लोग तो आएंगे नहीं, उनका एग्ज़ाम है, मैं समझ रहा हूँ। बाकी तुम लोग तो कर लो। तो यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। देखो, रे यहाँ से एंटर हुआ, रे यहाँ से एंटर हुआ ऐसे। अब यहाँ तक जाने के बाद, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद रे के पास 2 ऑप्शन है। रे को जाना था इस रास्ते में स्ट्रेट, बट इंस्टेड रे ने ये वाला रास्ता चूज़ किया, ये वाला रास्ता। रे ने सीधा ना जाके ये वाला रास्ता चूज़ किया बिकॉज ये रेयरर मीडियम है एंड ये डेंजर मीडियम है, तो रे विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो उसको जाना यहाँ पे था, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर गया, इधर ना जाके वो इधर शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इधर से यहाँ तक पहुँच गया। अब इसके बाद उसको जाना था यहाँ से स्ट्रेट आउटसाइड, इसके बाद यहाँ से उसको सीधा बाहर चला जाना था। उसके बाद उसको यहाँ से सीधा बाहर जाना था, बट इंस्टेड ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है, यानी नॉर्मल के तरफ जाना था स्ट्रेट, इंस्टेड इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया? तो क्योंकि ये डेंजर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो डेंजर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर हम सारे फार्मूलाज अप्लाई करेंगे तो फार्मूला अप्लाई करने पे कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। देखो, ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होना चाहिए वर्टिकली ऑपोजिट। ये आई होगा तो ये लाइन और इस लाइन का टोटल एंगल विल बी आई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बट ये आई है तो ये हमें लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि नॉर्मल के साथ एंगल मेजर होता है, तो नॉर्मल के साथ एंगल आई, नॉर्मल के साथ एंगल आर। अब ये आई है, ये आर है, अब ये आई है तो मैं कह रहा हूँ कि दिस होल थिंग विल बी आई बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये आई है, ये आई है, इतना आर है, तो दिस एंगल कितना होगा? आई माइनस आर। तो हमने साइन ऑफ आई माइनस आर करना है। साइन ऑफ आई माइनस आर विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरा? क्यू के बाय हाइपोटेन्यूज इज माई ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज इज माई ओ क्यू। कौन सा ट्राइंगल का बात कर रहा हूँ? इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल का। इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल साइन ऑफ आई माइनस आर इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड यानी क्यू के बाय हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, क्यू के बाय ओ क्यू। क्यू के का वैल्यू है डी, क्यू के को हमने डी मान लिया, ओ क्यू का वैल्यू नहीं पता, उसको वहाँ पे रख दो। साइड चेंज करके हमें जस्ट ओ क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करके मिला डी इक्वल्स टू ओ क्यू साइन आई माइनस आर। अब यहाँ से निकालेंगे हम कॉस आर। अब यहाँ पे ध्यान दो, कॉस आर इक्वल्स टू कॉस क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी हाँ पर बेस बाई, कर्ली ब्रैकेट, हाँ बेस बाई हाइपोटेन्यूज, सॉरी उल्टा कह रहा हूँ मैं। तो इसका अगर इस ट्राइंगल पे जाना, ध्यान रखना इस वाले ट्राइंगल पे ओ एंड डैश क्यू, यहाँ पे कॉस आर करोगे तो कॉस आर विल बी दिस एंगल, इसका कॉस होगा बेस यानी ओ एन डैश बाय हाइपोटेन्यूज ओ क्यू। तो ओ एन डैश बाय ओ क्यू, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला एंगल लेना है, तो बेस हो गया मेरा ओ एन डैश बाय हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा ओ क्यू, तो ओ एन डैश बाय ओ क्यू। अब ओ एन डैश इस स्लैब का थिकनेस है जिसको हमने पहले ही टी मान के रखा है, यानी जो ग्लास स्लैब ले रहे हो तुम, उस ग्लास स्लैब का जो भी थिकनेस होगा उसको हमने टी मान के रखा है, तो वो हो गया टी। तो वहाँ से आ गया टी बाई ओ क्यू। साइड चेंज करो, ओ क्यू इक्वल्स टू टी बाई कॉस आर। ओ क्यू इधर चला गया, ओ क्यू यहाँ मतलब ओ क्यू का वैल्यू चाहिए, ओ क्यू यहाँ पे ले लो, कॉस आर यहाँ पे आ गया टी बाई कॉस आर। इस ओ क्यू के वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, तो टी इक्वल्स टू टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। यहाँ तक है इक्वेशन। अब डी क्या डिनोट कर रहा है देखो,
अब अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता ना तो ये लाइट सीधा ऐसे आके इस डॉटेड लाइन से स्ट्रेट पास हो जाता, बट क्योंकि ग्लास स्लैब है तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन होके अल्टीमेटली ऐसे पास हो रहा है, यानी कितना कितना शिफ्ट हो गया है लाइट, डी डिस्टेंस। लाइट यहाँ जाना चाहिए था, बिना ग्लास स्लैब के लाइट को यहाँ जाना चाहिए था, बट इंस्टेड लाइट यहाँ पे जा रहा है, तो शिफ्ट कितना हुआ है डी का। तो उस डी को हमने कहा है टी माई कॉस आर साइन आई माइनस आर। तो डी का नाम होता है लेटरल शिफ्ट, डी को बोलते हैं हम लोग लेटरल शिफ्ट। तो इसके बाद देखो, तो अच्छा पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने कभी किया था प्रैक्टिकल में, ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट स्कूल में तुम्हारे, मतलब इस साल के प्रैक्टिकल में प्रिज्म और ग्लास स्लैब दोनों हुआ था तुम लोगों का? हाँ, तो ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट यही टेक्निक किया है तुमने, जो तुम्हारे ग्लास स्लैब के एक्सपेरिमेंट में अल्टीमेटली यही लेटरल शिफ्ट ही कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, लेटरल शिफ्ट और डिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो लेटरल शिफ्ट, शायद लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट किया था तुम लोगों ने, मुझे ठीक याद नहीं है, बट लेटरल शिफ्ट ही कैलकुलेट करते हो, मतलब अगर बिना ग्लास स्लैब के लाइट वुड हैव गॉन लाइक दिस, और क्योंकि ग्लास स्लैब है तो लाइट ऐसे चला गया, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो शिफ्ट था उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे रहा। अब यहाँ से कुछ रिलेशंस है वो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा यहाँ से, कि अगर इंक्रीज इन थिकनेस, अगर ग्लास स्लैब का थिकनेस बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है, तो थिकनेस बढ़ाओगे तो शिफ्ट भी बढ़ेगा। अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आई का वैल्यू बढ़ाओगे तो आई का वैल्यू और डी डायरेक्टली रिलेटेड है, आई बढ़ाओगे तो डी भी बढ़ेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तब भी डी बढ़ेगा। तो ये बातें याद रखना बस। अब आगे है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। अब रियल एंड एपरेंट डेप्थ क्या होता है? इस रियल एंड एपरेंट डेप्थ इज नथिंग बट दिस, देख कहाँ पे गया मेरा फोटो, हाँ यहाँ पे देखो, इस पेंसिल का तुम्हें देखने में लग रहा है कि इसका डेप्थ यहाँ पे है, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, इस पेंस कहाँ गया, इस पेंसिल का तुम्हें देखने में लग रहा है कि डेप्थ यहाँ पे है, बट इसका एक्चुअल डेप्थ यहाँ पे है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिकॉज ध्यान से देखो, अगर मैं ये पेंसिल को कंप्लीट करता ना, एक्चुअल पेंसिल को, तो एक्चुअल पेंसिल नीचे तक आता, मेरा ड्राइंग खराब है, बट अगर एक्चुअल पेंसिल कंप्लीट करोगे तो एक्चुअल पेंसिल इसके हल्का नीचे तक जाएगा। एक्चुअल पेंसिल इट विल गो स्लाइटली डिपर देन दिस, स्लाइटली डिपर, ज़्यादा डिप नहीं, स्लाइटली डिपर। देखो तुम्हें दिख रहा है पेंसिल यहाँ पे, बट एक्चुअल पेंसिल है यहाँ पे। इसको बोलेंगे हम लोग रियल डेप्थ, इसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। और ये होता इसीलिए है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और याद रखना, तुम्हारा ब्रेन लाइट को बेंड होते हुए नहीं देख सकता, तुम्हारे ब्रेन लाइट को सीधा देखता है। इसी वजह से जैसे अगर मैं एक यहाँ पे वॉल है और यहाँ पे एक मिरर है, और कोई वॉल के उस साइड में खड़ा है और तुम यहाँ से उसे देख रहे हो, पर तुम्हें नहीं पता यहाँ पे मिरर है, ये तुम्हारे ब्रेन को नहीं पता कि यहाँ पे मिरर है, ठीक है, तुम नहीं जानते, और मैं वॉल के उस साइड में खड़ा हूँ, दिस इज़ द वॉल। ऑब्वियसली तुम मुझे डायरेक्टली नहीं देख सकते, बट तुम मिरर में मेरे रिफ्लेक्शन को देख रहे हो, तुम मिरर में मेरी रिफ्लेक्शन देख रहे हो। और अगर मिरर बहुत क्लियर है ना, तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि ये मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हें लगेगा मैं यहाँ पे हूँ, बिकॉज योर ब्रेन कैन ओनली सी लाइट लाइक दिस। तुम्हारे ब्रेन को ये कभी नहीं समझ में आता कि लाइट यहाँ से जाके यहाँ से आ रहा है, ये तुम्हारे ब्रेन को कभी समझ में नहीं आता। हमारे ब्रेन को हमेशा लाइट इन ए स्ट्रेट लाइन ही दिखता है, इसीलिए पेंसिल का डेप्थ हमें यहाँ पे दिखता है, बिकॉज जो लाइट हो रहा है वो लाइट यहाँ से आ रहा है आँखों में। जो पेंसिल का लाइट है जो यहाँ पे है दिस, तो तुम्हारा पेंसिल जो अंदर है वो यहाँ पे है, ठीक है, तुम्हारा पेंसिल तुम्हें दिख रहा है वहाँ से, बट एक्चुअली द पेंसिल इज समवेयर एल्स। तो वो कहानी है। अब देखो होता क्या है, क्योंकि लाइट ऐसे बेंड हो गया तो तुम्हारे आँख को लगेगा कि तुम्हारा पेंसिल यहाँ पे है, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन में ही देख सकता है, तो तुम्हारे ब्रेन को लगेगा वो यहाँ पे है, जबकि वो एक्चुअली यहाँ पे होगा, बिकॉज योर आइज कैन प्रिडिक्ट ओनली ए स्ट्रेट लाइन। ब्रेन को ये समझ ही नहीं आता कि लाइट यहाँ से जाके, लाइट ऐसे जाके ऐसे बेंड हो सकता है,
योर ब्रेन कैनॉट प्रिडिक्ट। तो हमारा ब्रेन बाकी चीज़ों में बहुत फास्ट हो सकता है, बट ऐसी चीज़ों में हमारा ब्रेन बहुत ढीला है। लाइट के मामले में ब्रेन को बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज़, तुम सब ने कलर टीवी देखा है, ठीक है, हर किसी के घर में एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी, कलर टीवी, हर किसी के घर में कलर टीवी होता है। तो कलर टीवी जिन लोगों के घर में है, तुम लोगों को शायद पता है, शायद पता नहीं है, बट कलर टीवी में सिर्फ 3 कलर होता है, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू, बस। दीज आर द ओनली 3 कलर्स जो तुम्हारे, ये मैंने ब्लू चूज़ किया ना, ये ब्लू है, सॉरी। दीज आर द ओनली 3 कलर्स योर ब्रेन कैन सी, मतलब योर टीवी प्रोड्यूसेस, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन, बस। और उसी टीवी में तुम्हें ब्लैक भी दिख रहा है, उसी टीवी में तुम्हें ग्रे भी दिख रहा है, उसी टीवी में तुम्हें वाइट भी दिख रहा है, पिंक भी दिख रहा है, मजेंटा भी दिख रहा है, सायान भी दिख रहा है। दुनिया के सारे कलर, 16 बिलियन कलर्स क्लेम करते हैं ना लोग। योर मोबाइल टीवी क्लेम 16 बिलियन कलर्स, योर मोबाइल क्लेम 16 बिलियन कलर, बट कलर सिर्फ 3 है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो योर ब्रेन कैन बी फूल्ड वेरी इजीली इन केस ऑफ कलर्स। हमारे ब्रेन को कलर बहुत कम समझ में आता है। इन 3 का राइट मिक्सचर क्रिएट कर दो, तुम्हारे ब्रेन को लगेगा अरे वाह वो तो कोई और कलर बन गया, बट है ये 3 ही कलर, बट इनका जस्ट मिक्सचर किया है मैंने अलग अलग क्वांटिटीज़ में। ये तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कुछ नया ही कलर है ये। तो हमारे ब्रेन को इन चीज़ों में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और इन 3 कलर का जो ये ब्लॉक मैंने अभी ड्रॉ किया ना, उनको पिक्सल्स बोलते हैं। तो तुम्हें अगर कहीं पे पिक्सल्स देखना हो, पिक्सल्स इन टीवी, तो ये ऐसे दिखते हैं, पता नहीं यहाँ पे है भी कि ऐसे दिखते हैं पिक्सल्स, टीवी के पिक्सल्स। अगर तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन को भी बहुत ज़्यादा जूम कर ध्यान से आंखों के सामने देखोगे ना, तो ऐसे 3, या फिर किसी के घर में टीवी है, एलसीडी टीवी या एलईडी टीवी, ध्यान से सामने जाके देखोगे तुम्हें ये 3 कलर दिखेंगे एकदम क्लोज व्यू से, ऐसे 3 कलर के ब्लॉक्स दिखेंगे। इनके ब्लॉक्स को बोला जाता है पिक्सल्स। ये एलईडी से जलेंगे तो एलईडी टीवी, ये एलसीडी से बनेंगे तो एलसीडी टीवी। तो ये था मतलब एक थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड स्टोरी, बट कहानी ये है कि तुम्हारे ब्रेन को लाइट बहुत कम समझ में आता है, जितना तुम्हें लगता है उससे कम समझ में आता है। तो व्हेन आवर आइज आर हियर, उन्हें लगता है कि ये जो लाइट यहाँ पे बेंड हुआ है ना ड्यू टू रिफ्लेक्शन, वो हुआ नहीं है, लाइट एक्चुअली यहाँ से आ रहा है, इसीलिए हमें लगता है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जबकि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पे होता है। तो इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीखना है तो इसको डायरेक्ट सीख के रख सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला। और ये तुम्हारे लेटरल शिफ्ट का एक और फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइडिया इतना है कि यहाँ पे अगर ये बिठा दोगे तो ये बन जाएगा फार्मूला D इक्वल्स टू T1 माइनस, अगर ये म्यू का फॉर्मूला यहाँ पे डाल देंगे तो ये रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, तो नीचे रहेगा रियल, ऊपर आ जाएगा एपरेंट। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला रेडी। बट याद इतना रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। इसका वैल्यू कह रहा हूँ मैं कि इसका वैल्यू, इस वाले वैल्यू को अगर यहाँ पे डालोगे तो रियल नीचे रह जाएगा, एपरेंट ऊपर चला जाएगा। तो दिस विल क्रिएट गिव यू न्यू फॉर्मूला, बस। तो ये हो गया डेप्थ का कहानी। इनमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, मैं पहले ही बोल के दे रहा हूँ, इन टॉपिक में से क्वेश्चंस रेयरली आते हैं। दीज आर नॉट वेरी कॉमन टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्रिटिकल एंगल्स। अब क्रिटिकल एंगल समझने के लिए पहले तुम्हें ये वाला चीज़ समझना होगा, दिस थिंग। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, इस वाले डायग्राम पे ध्यान से देखना, क्लियर हो जाएगा। याद रखना, लाइट रेयरर से डेंजर में जाएगा, तो डेंजर में जा रहे हो यानी भीड़ वाले जगह में जा रहे हो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंजर से रेयरर यानी खाली वाले जगह में जा रहे हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया इंसिडेंट लाइट। अब इसको जाना चाहिए था, एक्चुअली द लाइट शुड हैव गॉन लाइक दिस। अगर ये कुछ नहीं होता यहाँ पे, तो अगर ये सर मीडियम चेंज नहीं होता यानी पानी और एयर नहीं होता, तो लाइट सीधा निकल जाता है यहाँ से डॉटेड लाइन में। बट क्योंकि यहाँ पे मीडियम में चेंज है, पानी इज़ ए डेंजर मीडियम, एयर इज़ ए रेयरर मीडियम, तो भीड़ वाले जगह से खाली जगह में जाओगे तो तुम्हें रस्सी पकड़ने का ज़रूरत नहीं है, तो यू विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो तुम्हें जाना यहाँ पे चाहिए था, अब नॉर्मल से और दूर जाना है तो यहाँ पे चले गए तुम, तो योर लाइट वेंट लाइक दिस। जाना चाहिए था वहाँ पे बट चले गए साइड में, तो लाइट ऐसे चला गया। और ये वाला लाइन है नॉर्मल, 90 डिग्री टू द सरफेस। अब मैंने क्या किया, अगले वाले केस में
इस एंगल को थोड़ा और इंक्रीज़ किया, मैंने लाइट को डालते हुए थोड़ा और तेरा करके डाला। अगर लाइट को ऐसे डाल रहे हो तो मैं देख रहा हूँ कि लाइट निकल के जाना चाहिए था, यहाँ पे जाना चाहिए था लाइट को ऐसे, बट इंस्टेड लाइट को अब क्योंकि रेंजर से रेयरर है तो उसको और अवे जाना है, तो और अवे के चक्कर में लाइट ऐसे चला जा रहा है, लाइट ऐसे जा रहा है, यानी सरफेस को टच करके लाइट ऐसे जा रहा है, सरफेस को टच करके। इस वाले जिस भी एंगल में, वट एवर बी द एंगल, जिस एंगल में भी लाइट का ये वाला लाइट ऐसे जाने लगेगा, यानी नॉर्मल के साथ लाइट 90 डिग्री बना लेगा, उस एंगल को बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल। वट एवर एंगल यू चूज़, मान लो तुमने कोई मैजिक से एक ऐसा एंगल रैंडमली चूज़ किया है, मान लो 37 चूज़ किया था तुमने, और तुम्हें 37 में दिख रहा है कि लाइट तो 90 में निकल रहा है, तो वो 37 बन जाएगा इस मीडियम पेयर का क्रिटिकल एंगल, यानी वाटर और एयर का क्रिटिकल एंगल। दिस इज, तो ये है आइडिया। अगर इससे हम थोड़ा और इंक्रीज़ करेंगे, अभी तो मैंने यहाँ से थोड़ा इंक्रीज़ करके ये हुआ था, अब उससे और इंक्रीज़ करते हैं एंगल, तो क्या होगा, अब लाइट को जाना चाहिए था यहाँ पे, बट अब क्योंकि डेंजर से रेयरर है तो ये और दूर जाना चाहेगा, और दूर जाने के चक्कर में लाइट वापस मीडियम के अंदर ही घुस गया, बिकॉज उसको अवे जाना था डेंजर से रेयरर, तो अवे जाने के चक्कर में वो वापस मीडियम के अंदर ही घुस गया। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूरा का पूरा लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया है, बिकॉज अब ये रिफ्रैक्शन रहा ही नहीं, लाइट जिस मीडियम से निकला वहीं पे वापस आ गया, तो ये बन गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल पे लाइट मीडियम को टच करके निकलता है एट एन एंगल 90 डिग्री विथ नॉर्मल, ऐसे एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, और इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो तो समझ कहानी। ओके चलो शेयर कर रहा हूँ। अब देखो, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ तक समझ में आया। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखो तो थोड़ा और क्लियर होगा। ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना है, तो ये हो गया, ये हो गया, मैंने ग्लास का स्लैब लिया है, तो वो उसका शेप ही हमने प्रोटेक्टर जैसा रखा है ताकि हमारे लिए इजी हो समझना, ठीक है। और प्रोटेक्टर को देखो 90 डिग्री ये एंगल बना है, दिस इज़ द नॉर्मल। अब तुम लोगों ने साइन आई बाई साइन आर वाला फॉर्मूला पढ़ा था, साइन आई बाई साइन आर। अगर साइन आई बाई साइन आर हो और आई का वैल्यू हम 0 डिग्री रख दे, इफ़ आई गोज टू 0 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, तो एंगल दिस होल थिंग बिकम 0। तो याद रखना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, फिर से कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू, ये ऑलरेडी स्नेल्स लॉ ने कहा है। यहाँ पे आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करते हैं हम नॉर्मल के साथ, हर जगह देखो नॉर्मल के साथ ही मेजर हो रहा है, नॉर्मल को टच करके। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी कारण 0 हो तो साइन 0 इज 0, यानी एवरीथिंग इज 0, यानी रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। अब देखो क्या ये ट्रू है कि नहीं, अभी दिख जाएगा तुम लोगों को प्रैक्टिकली ये होता है कि नहीं। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये हो गया मेरा नॉर्मल। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स बना के रखे हम लोगों ने, देखो इनिशियली लाइट को दे रहा हूँ मैं नॉर्मल से, इनिशियली लाइट पूरा नॉर्मल से जाके लग रहा है, पूरा देखो नॉर्मल से पास हो रहा है। क्या लाइट पे कोई भी तरह का रिफ्रैक्शन हुआ है कि लाइट सीधा निकल गया है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन? तुम लोग को क्या दिख रहा है, रिफ्रैक्शन हुआ है कि लाइट सीधा निकल गया है? जल्दी जल्दी, कोई रिफ्रैक्शन दिख रहा है तुम लोगों को? अरे हाँ या ना? हाँ, कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है हम लोग को, क्यों? बिकॉज लाइट अगर नॉर्मल को टच करके जा रहा है, तो नॉर्मल के साथ लाइट का एंगल कितना हो चुका है? नॉर्मल के साथ लाइट का एंगल अब 0 डिग्री है, बिकॉज अगर नॉर्मल ये है तो तुम्हारा इंसिडेंस लाइट भी इसको टच करके निकल रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, और साइन 0 बिठाओगे तो पूरा रिफ्रैक्शन ही खराब हो जाता है, यानी एट 0 डिग्री देयर इज़ नो रिफ्रैक्शन, और वही हमें प्रैक्टिकली दिख भी रहा है। 0 डिग्री में लाइट के पाथ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, लाइट पूरा सीधा स्ट्रेट निकल रहा है। अब आगे देखो,
अब हम धीरे धीरे एंगल को शिफ्ट करेंगे इधर। देखना हम जितना एंगल यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तुम्हें लाइट यहाँ पे बेंड होता हुआ दिखेगा। लाइट इज बेंडिंग, लाइट यहाँ पे बेंड होता हुआ तुम्हें दिखेगा। अब देखो हम जा रहे हैं, जितना मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, इंसिडेंस का एंगल जितना इंक्रीज हो रहा है, इंसिडेंस का एंगल जितना इंक्रीज हो रहा है, लाइट उतना ज़्यादा बेंड हो रहा है। यहाँ पे इंसिडेंस एंगल इंक्रीज, लाइट बेंडिंग। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इंसिडेंस एंगल बढ़ रहा है, लाइट बेंड हो रहा है, जा रहा है बेंड हो रहा है। देखो चलता जा रहा है, जितना इंसिडेंस बढ़ाओगे उतना बेंड होगा। और लाइट हर बार देखना, लाइट को जाना चाहिए था, ध्यान से देखो, इस पाथ में जाना चाहिए था, बट वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ तक चला जा रहा है। लाइट को अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कैसे जाता, ऐसे होके ऐसे यहाँ से निकलना चाहिए था लाइट को। बट सिंस ये डेंजर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम, ये ग्लास है, ये एयर है, तो लाइट यहाँ से निकलते हुए ऐसे ना जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। हमें पता है डेंजर टू रेयर लाइट विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट ऐसे ना जाके अवे शिफ्ट हुआ है। अब देखो इंसिडेंस और बढ़ा रहा हूँ, लाइट और शिफ्ट हो रहा है, बढ़ा रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा है। अब देखना धीरे 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 इस पॉइंट पे तुम्हारा रिफ्रैक्शन पूरा टच करके जा रहा है, यानी इट इज़ एट 90 डिग्री। तो जो भी एंगल यहाँ पे हुआ है, कितना हुआ है एंगल, 30-40 हुआ है ऑलमोस्ट। तो दिस 40 डिग्री विल बी माई क्रिटिकल एंगल, यानी दिस कंडीशन, यानी ये वाला कंडीशन, जहाँ पे मेरे लाइट देने पे मेरे इंसिडेंस एंगल पे लाइट पूरा टच करके निकल रहा है 90 डिग्री पे। तो अब मैं आ चुका हूँ क्रिटिकल एंगल कंडीशन में। अब इसके आगे देखना ये रिफ्रैक्शन वाला लाइन गायब हो जाएगा। देखो इसके आगे रिफ्रैक्शन वाला लाइन टोटली गायब हो गया। अब देखो पूरा रे यहाँ से जाके पूरा स्ट्रॉन्ग रे यहाँ पे वापस आ रहा है, यहाँ पे जाके टच करके पूरा रे वापस आ रहा है, यानी दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ पे पूरा लाइट घूम के वापस अंदर आ रहा है। यानी ये वाला कंडीशन जो यहाँ पे तुम देख रहे हो, लाइट पूरा जाके टच करके पूरा अंदर जा रहा है, कुछ बाहर नहीं जा रहा है। ऐसे केस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्रिटिकल एंगल कब होता है, जहाँ पे रिफ्रैक्शन का एंगल 90 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? जल्दी दिशा क्लियर है? अब इसके आगे जाओ। ओके अब इसके आगे देखो, ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे इसमें और क्या क्या बना सकते हैं। देखो अब इस वाले केस में देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम ग्लास के पानी में करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे लाइट मारेंगे, देखो लाइट अंदर जाके बेंड होता है इनिशियली, इसमें उतना अच्छे से शायद नहीं, हाँ यहाँ पे देखो लाइट अंदर जाके सरफेस पे लग के पूरा बेंड हो गया है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जहाँ पे लाइट को बाहर जाना चाहिए था वो जा नहीं रहा है। दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये शायद यहाँ पे भी दिखेगा तुम्हें, यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट में दिखेगा। देखो पानी में थोड़ा सॉल्ट मिला दिया, अब देखो 90, जब सरफेस से 90 डिग्री पे रखेंगे टॉर्च लेज़र को, लाइट सीधा जाएगा। बट इफ़ यू इंक्रीज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखना धीरे धीरे लाइट को हम पूरा सरफेस के अंदर रिफ्लेक्ट कर, देखो अभी लाइट सरफेस के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे लग के ऐसे जाके ऐसे, यानी द होल लाइट इज इनसाइड द सरफेस ऑफ वाटर। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका कुछ फ़ायदे भी हैं, आ रहा हूँ मैं फ़ायदे पे। देखो फ़ायदा, यहाँ पे लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे लाइट इधर से निकल रहा है, लाइट इधर से निकल के इस रे के अंदर यहाँ से टच होते हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर पूरा पाथ कवर कर रहा है। इसीलिए ये पूरा लाइट इस पानी के साथ बेंड होके नीचे जा रहा है। जैसे पानी खत्म, लाइट वापस सीधा हो जाएगा। देखो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इससे ऑप्टिक फाइबर इंटरनेट चलता है, मैं बताऊंगा कैसे। पर लाइट यहाँ से जाके इस पानी के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होके पानी का शेप लेके घूम रहा है। ये चीज़ मेला में भी तुम्हें दिखता है, जो गांधी मेला में दिखेगा तुम्हें। देखो रुको एक सेकंड, तुम लोगों को गांधी मेला में ये वाला चीज़ दिखा है, ये वाला देखो गांधी मेला में, दिस थिंग, ये वाला देखा है ना तुम लोगों ने गांधी मेला में। लेज़र से क्या, लेज़र टच कुछ से नहीं होगा क्या, ऐसा लेज़र को छोड़ कर, हाँ टॉर्च से, हाँ टॉर्च से होगा, पर टॉर्च से समझना मुश्किल है, बिकॉज टॉर्च का रे बहुत ज़्यादा वाइड होता है, लेज़र समझना ईजी है। अच्छा देखो गांधी मेला में तुम लोगों ने ये वाला चीज़ देखा है, दिस थिंग। पता है इसमें यहाँ पे लाइट लगा नहीं होता,
इसका लाइट यहाँ पे लगा होता है नीचे, इधर कोई लाइट नहीं होता, इसका पूरा लाइट यहाँ पे होता है। तो लाइट यहाँ पे दिखता क्यों है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके इन जो ये जो पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं ना, इनके अंदर से लाइट को रिफ्लेक्ट कर करके लाइट ऊपर तक आता है। इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो के लाइट ऊपर तक आता है। अब देखने में ये ऐसा लगता है जैसे इसके माथे पे लाइट लगा है, पर इसके माथे पे लाइट नहीं होता, लाइट वो अंदर लगा है, एंड इट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी वो सेम कॉन्सेप्ट है जो 100 रुपये के इसमें मिल जाता है गांधी मेला में तुम्हें, तो इज़ द सेम थिंग। ठीक है, और कौन एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला था? ये तो अच्छा तुम लोगों को देखा है, ये तो देख लिया तुम लोग। तो एक बार फिर से देख लो यहाँ पे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे ये पूरा 90 में हो जाएगा। 90 होगा तो क्रिटिकल एंगल, उसके आगे इंक्रीज करेंगे तो लाइट पूरा अंदर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है तुम लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? हाँ, ओके। कुमकुम समझ में आया ना? दिशा भी, हाँ ठीक है, चलो अब आगे जाओ। अब मैं जो कह रहा था कि इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखो अब क्रिटिकल एंगल वगैरह तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। यूज़ करने से पहले इनका कंडीशन समझ लो, फिर इनके यूजेस देखना। तुम्हारे घर में अगर जियो फाइबर है तो भी ये यूज़ हो रहा है, अगर दुनिया में इंटरनेट समझना है तो भी ये यूज़ होता है। मैं 2 मिनट लगेगा एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहाँ पे देख लो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कुछ कंडीशंस मस्ट हैं। पहला, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंजर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये मस्ट कंडीशन है। लाइट को तुम्हें डेंजर से ही रेयरर में डालना है, यानी डेंस मीडियम से रेयरर में जाएगा। जैसे यहाँ पे जा रहा है, पानी के अंदर से होते हुए बाहर जाने के, यानी एयर में जाने का ट्राई करे। ये तो एयर है, दिस इज वाटर। तो डेंजर से रेयरर, यानी लाइट को हमेशा डेंजर से रेयरर में ही तुम्हें भेजना होगा, ये मस्ट कंडीशन है। सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना ही चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज अगर क्रिटिकल एंगल पे ये 90 पे जाता है, उससे ज़्यादा करोगे तभी ये अंदर जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये दोनों मस्ट कंडीशन है, याद रखना। ये समझ लो, उसके बाद उसमें जा रहे हैं। देखो ये क्रिटिकल एंगल का कंडीशन है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल पे। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक मटेरियल लिया ऐसा, अब इसका मान लो नाम है बी, देन दिस इज मटेरियल ए, और ग्रीन है मेरा लाइट। तो ग्रीन लाइट यहाँ पे गया, अब इधर ड्रॉ करना है सबसे पहले नॉर्मल। अगर कुछ नहीं होता तो लाइट ऐसे चला जाता। अगर क्रिटिकल एंगल पे लाइट जा रहा है तो लाइट कैसे जाएगा? क्रिटिकल एंगल पे लाइट विल गो लाइक दिस। अगर मेरा ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, मतलब सी दे रहा हूँ मैं, तो लाइट विल गो लाइक दिस, और ऐसे लाइट जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू, तो साइन आई हो गया, ये आई कौन से मीडियम में है? बी। आई का मीडियम उल्टा लिखना होता है, यानी बी यहाँ पे लिखेंगे। साइन आर कौन से मीडियम में है? ए, उसको उल्टा लिखेंगे यहाँ पे, ये आ गया उल्टा यहाँ पे। अब साइन ए बाई बी को हम लिख सकते हैं, लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था, ए बाई बी को हम लिखेंगे म्यू ए बी ए, उल्टा लिखेंगे ए बाई बी को बी म्यू ए, तो बी म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर हो गया। अब आई इक्वल टू एंगल सी, तो साइन आई की जगह हम एंगल सी लिख सकते हैं, और आर का वैल्यू कितना है? 90, तो आर की जगह 90। तो वहाँ से हमें मिल गया कि साइन सी, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इक्वल्स टू बी म्यू ए। तो साइन सी का वैल्यू होता है बी म्यू ए, ये हम डायरेक्ट कह सकते हैं, या फिर उल्टा करके भी लिख सकते हो तुम, 1 बाई साइन सी इक्वल्स टू ए म्यू बी। ये ज़्यादा कॉमन वर्जन यूज़ होता है। तो दोनों याद रखना, साइन सी इक्वल्स टू बी म्यू ए या 1 बाई साइन सी इक्वल्स टू ए म्यू बी, ये दोनों रिलेशंस याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है साइन सी इक्वल्स टू बी म्यू ए। क्लियर है ये वाला इक्वेशन कैसे आया? अब इसका फ़ायदा देखो कहाँ पे यूज़ होगा ये। इसका प्रॉफिट यहाँ पे है कि अगर मुझे स्नेल्स लॉ बहुत क्लियर है ना तुम लोगों को,
याद रखना स्नेल्स लॉ बहुत क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है। मैं इसलिए बार बार तुम लोगों को बोलते वक्त ये बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि कौन सा कहाँ पे लिखना है। सो स्नेल्स लॉ को बहुत क्लियर रखना कि कौन सा कहाँ पे जाता है। तो ये हो गया लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है यहाँ पे। ये हो गया मेरा सी एंगल, दिस इज़ माई एंगल आर। इस पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, साइन सी बाई साइन आर। सी कौन से मीडियम में है? वाटर, तो सी का वाटर नीचे लिखेंगे यानी म्यू ऑफ वाटर, बाई आर है एयर में तो आर का ऊपर लिखेंगे म्यू ऑफ एयर। म्यू ऑफ एयर हमेशा 1 होता है, तो साइन सी बाई साइन 90, आर कितना है यहाँ पे 90, तो साइन 90 मतलब 1 इक्वल्स टू म्यू एयर भी 1 होता है, म्यू ऑफ वाटर होता है 1.3। तो इस सॉल्यूशन से अब मैं साइन ऑफ सी यानी वाटर का क्रिटिकल एंगल निकाल सकता हूँ। तो तुम्हें ये रिलेशन याद रखना भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ़ यू कैन वेरी नाइसली या वेरी क्लियरली विविडली रिमेंबर द स्नेल्स लॉ कि कहाँ पे किसको कैसे यूज़ करना है, तुम्हें ये सब सीखने का भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा अगर स्नेल्स लॉ और क्रिटिकल एंगल अच्छे से याद हो तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना। स्नेल्स लॉ का कहाँ किसको कहाँ पे लिखना होता है। क्रिस क्रॉस। अब आओ ऑप्टिकल फाइबर में। अच्छा, एक और बात याद रखना, देयर इज़ नो लॉस ऑफ लाइट इन टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। टोटल रिफ्लेक्शन में कोई लॉस ऑफ लाइट नहीं होता, बाकी केसेस में देयर इज़ ए स्लाइट लॉस। दिखा रहा हूँ मैं कहाँ पे लॉस है, देखो। अब ऑप्टिक फाइबर समझने से पहले ये ऑप्टिक फाइबर बना कैसे वो देख लो। ऑप्टिक फाइबर से ही इंटरनेट चलता है, पूरे दुनिया का इंटरनेट। ऑप्टिक फाइबर के अंदर होता है एक ग्लास का कोर। ऑप्टिक फाइबर यानी तुम्हारा जियो फाइबर, जिससे जियो फाइबर का नेट चलता है। इसके अंदर एक ग्लास का पीस होता है जिसके सराउंडिंग में एक कोटिंग होता है जिसको हम क्लेडिंग बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये ग्लास का कोर है, ये वाला रीजन, दिस इज योर ग्लास कोर। उसके सराउंडिंग में ये है क्लेडिंग। अब देखो ग्लास का जो इंटरनल साइड है ना, अंदर वाला साइड, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.7, अंदर वाले पार्ट का 1.7 है, और बाहर वाले पार्ट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो 1.7 इज मोर, तो ये हो गया डेंजर। तो 1.7 यानी ग्रीन वाला हो गया मेरा डेंजर, ये हो गया डेंजर, एंड दिस इज माय रेयरर। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे मैं आ गया हूँ डेंजर टू रेयरर वाले कंडीशन पे। अब देखो लाइट को मैंने यहाँ से मारा तो लाइट कहाँ पे जा रहा है? डेंजर से रेयरर पे जाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर मैं क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा दे दूँ तो लाइट पूरा ही पूरा अंदर चला जाएगा। तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है ऑप्टिक फाइबर, जहाँ पे अंदर वाला मटेरियल यानी कि ग्लास वाला पार्ट इज मेड ऑफ ए डेंजर मटेरियल, और उसके जो सराउंडिंग में जो क्लेडिंग कह रहा हूँ ना मैं, ये दिस वाला थिंग, इट इज़ मेड ऑफ ए रेयरर मटेरियल। तो होता क्या है, लाइट को अंदर मारते हैं हम लोग जानबूझ के एट ए सर्टेन एंगल जो क्रिटिकल से ज़्यादा होगा। तो क्रिटिकल से ज़्यादा होगा तो लाइट पूरा का पूरा अंदर रह जाएगा, और अब पाइप को जैसे बेंड करोगे लाइट पाइप के साथ साथ वैसे ही बेंड होता चला जाएगा। पाइप ऐसे जाएगा तो लाइट भी ऐसे ही जाएगा, बिकॉज टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, लाइट का निकलने का कोई सोर्स ही नहीं है, पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है अंदर। तो जो दो कंडीशंस थे हमारे डेंजर टू रेयरर वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है वो भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो बोथ थिंग्स आर गेटिंग सेटिस्फाइड। यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर देखो कहाँ पे यूज़ होता है, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर्स, टू मेजर टेम्परेचर एंड प्रेशर, मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस। मेडिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब तुम लोगों ने कभी पता नहीं सुना है कि नहीं, एंडोस्कोपी, उस पर ऑप्टिक फाइबर यूज़ होता है। पिन होल ऑपरेशन, पिन होल ऑपरेशन में डॉक्टर को थोड़ी तुम्हारे पेट में पिन करके वो उसके अंदर आग डाल कर देखते हैं। क्या साइन से 1/म्यू, हाँ 1/a/म्यू। देखो पिन होल ऑपरेशन जब होता है तो पिन मतलब छोटा सा होल करते हैं, तो उसमें से थोड़ी आग डाल के डॉक्टर देखेंगे कि अंदर क्या है। वहाँ से कैमरा डालते हैं अंदर, और वो मोबाइल कैमरा नहीं होता, वो ऐसा कैमरा होता है जो ऑप्टिक फाइबर से कनेक्टेड है। तो ऑप्टिक फाइबर क्या करता है, एक क्लियर इमेज दे सकता है तुम्हें, और वो किसी भी एंगल में बैंड कर सकते हो, वो पाइप के थ्रू इमेज भेजेगा। तो तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो कैमरा एकदम सही एंगल में जाना चाहिए, तुम जैसे जैसे चाहो उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ऑप्टिक फाइबर इन चीज़ों में बहुत ईजी अच्छे से यूज़ होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्टिक फाइबर का दिखाए थे मैंने, जैसे पानी, यहाँ पे देखो पानी के साथ साथ लाइट बेंड हो रहा है, जैसे यहाँ पे पानी के साथ साथ लाइट बेंड हो रहा है। ये गए ऑप्टिक फाइबर के यूजेस।
अब इसके बाद जाएंगे हम लोग स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, कैसे काम करते हैं जाते हैं, आया समझ में ना तुम लोग को यहाँ तक? अब नेक्स्ट पार्ट में जाओ, स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ग्लास के पीसेस है, जैसे इस शेप का एक ग्लास का पीस है जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, तो इस शेप को बोलेंगे स्पेरिकल कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ऐसे ग्लास के पीस को बोलेंगे कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये ग्लास का पीस है एक, ठीक है, जो जिसको हम इस शेप में काट के रखें, एक ऐसा कॉलम मान लो ग्लास का जिसका सामने ऐसे शेप का है, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, इसको बोलेंगे कॉनकेव। अब इन ग्लास के पीसेस का काम क्या है? इन ग्लास के पीसेस को, जैसे ध्यान से देखो, इस वाले ग्लास के पीस को ना अगर मैं यहाँ से ऐसे काट दूँ तो ये बना देगा मुझे कॉन्वेक्स लेंस, अगर इसको मैं ऐसे काट लूँ तो ये बनाएगा मेरे लिए कॉनकेव लेंस। तो उस ग्लास के पीसेस को हम पढ़ेंगे, फिर उनको काट के हम लेंस बनाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो अब पहले पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। तो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स सरफेस है, पहले इसके लिए पढ़ना है। प्रूफ उतना मुश्किल नहीं है, प्रूफ वेरी इजी है, थोड़ा ध्यान से देखोगे प्रूफ समझ में आ जाएगा। बेसिक ज्योमेट्री, रे के प्रूफ में कहीं पे भी तुम्हें मुश्किल नहीं होगा, बेसिक ज्योमेट्री। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स ग्लास का टुकड़ा लिया है, इस शेप का ग्लास का टुकड़ा जो कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है मुझे नहीं पता, काटा नहीं है मैंने अभी भी उसको, उसका माथा इस शेप का है, फिर ये कंटिन्यू होकर जा रहा है। अब इस ग्लास के टुकड़े पे यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डाला है ओ। अब ऑब्जेक्ट का लाइट यहाँ से जाके ऐसे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट ध्यान में रखना पॉइंट ऑब्जेक्ट है, छोटा सा पॉइंट है, इसका लाइट यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही लाइट गया मीडियम चेंज हो गया, बिकॉज दिस इज रेयर मीडियम, यानी एयर मान लो, ये ग्लास है तो मीडियम पे चेंज हो गया, तो अब रिफ्रैक्शन होना है, तो इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब ध्यान से देखना, ये जो सर्कल है इसको मैं सोच सकता हूँ एज ए पार्ट ऑफ, यानी इस फेस को मैं सोच सकता हूँ इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लार्ज सर्कल, इट इज़ पार्ट ऑफ ए लार्ज सर्कल, इसको मैं सोच सकता हूँ एज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज सर्कल। उस सर्कल का सेंटर यहाँ पे होगा, और अगर मैं सेंटर से यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ तो ये हो गया मेरा रेडियस, सेंटर से यहाँ तक। और रेडियस हमेशा सर्कमफरेंस को 90 डिग्री पे टच करता है, ये मस्ट कंडीशन है। तो अगर रेडियस 90 डिग्री पे टच कर रहा है तो ये रेडियस ही मेरा नॉर्मल है, ये रेडियस ही मेरा नॉर्मल बन गया इस सरफेस का। तो अगर मैं बाकी चीज़ें थोड़ी देर के लिए रब करके सिंप्लीफाई कर दूं तो दिस इज एक्टिंग एज माई नॉर्मल, तो ये मेरा नॉर्मल जैसा काम कर रहा है, दिस लाइन जो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ किया है। तो ये लाइन जो मैंने सेंटर से ड्रॉ किया है दिस इज माई नॉर्मल। अब देखो लाइट यहाँ पे गया, ऑब्जेक्ट का लाइट यहाँ से गया यहाँ पे, अब उसको एक्चुअली जाना चाहिए था यहाँ पे, अगर कुछ नहीं होता तो वो ऐसे जाना चाहिए था, बट ये रेयरर से डेंजर में जा रहा है। अगर खाली फील्ड से भीड़ वाले फील्ड में जाओगे तो यू विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आने के चक्कर में लाइट ऐसे बेंड हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल आने के चक्कर में लाइट ऐसे बेंड हो गया। तो लाइट गया ऐसे, बेंड हो गया ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, बेंड हुआ इस डायरेक्शन में ऐसे। क्लियर है? हाँ या ना लिख लो, इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। क्लियर है? कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया धीरज? देखो कहाँ से रिपीट करूँ, स्टार्टिंग से? अच्छा देखो, एक सेकंड, स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। ये हो गया मेरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो समझ में आया ना तुम लोगों को क्या होता है, ग्लास का पीस। जिनको रिपीट है उन लोग एटलीस्ट जवाब दे दो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस समझ में आया, ग्लास का टुकड़ा होता है बस और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, इसके आगे देखो, तो ये मेरा ग्लास का पीस है, ये जो है ना दिस इज़ माई ग्लास का पीस, ये मेरा ग्लास का टुकड़ा है। अब इसके बाहर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट मेरा एक पॉइंट है, तो एक छोटा सा डॉट मान लो यहाँ पे।
अब इस डॉट से लाइट कैसे आ रहा है, इस डॉट का लाइट ऐसे होके ग्लास के सरफेस पे आके गिर रहा है ऐसे। अब जैसे यहाँ पे टच किया, अब मीडियम चेंज हो गया लाइट, बिकॉज अभी तक लाइट रेयर में था यानी एयर में था, अभी चला गया ग्लास के अंदर, तो मीडियम चेंज यानी रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन होने के लिए मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना ज़रूरी है। अब पहले सोचते हैं कि ये जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है, इसको मैं पार्ट ऑफ ए स्फीयर सोच सकता हूँ कि ये इस सर्कल का पार्ट है, ये कर्व सरफेस इस ऑरेंज सर्कल का पार्ट है, और इस ऑरेंज सर्कल का सेंटर यहाँ पे है। थोड़ा मेरा डायग्राम वो हो गया है, तो हल्का सा मेरे डायग्राम में प्रॉब्लम है, मतलब पेन वाले डायग्राम में। तो इसको ऐसे मान लो कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर जिसका सेंटर यहाँ पे है। अगर सेंटर से, किसी भी सर्कल के सेंटर से, उसके सेंटर वाले पॉइंट से अगर सर्कल में रेडियस ड्रॉ करोगे ना, तो रेडियस हमेशा 90 डिग्री पे टच करता है सर्कम्फरेंस को। कोई भी सर्कल के सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर लो, रेडियस हमेशा सर्कम्फरेंस को 90 डिग्री में टच करेगा। ये जियोमेट्री का रूल है। तो अगर ये रूल है तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस सेंटर से यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ये वाला लाइन सेंटर से यहाँ पे, तो ये तो रेडियस है, सेंटर से सर्कल के सर्कम्फरेंस पे जा रहा है यानी रेडियस, तो ये विल बी 90 डिग्री टू द सरफेस। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो ये जो 90 डिग्री वाला रेडियस बना है ना, दिस रेडियस विल एक्ट एज माई नॉर्मल और दिस इज माई इंसिडेंट रे। अब मुझे रिफ्रेक्टेड ड्रॉ करना ईजी होगा, तो ड्रॉ करके देखो रिफ्रेक्टेड। अगर कुछ नहीं होता यहाँ पे, ग्लास बास कुछ नहीं होता, तो ये रे सीधा यहाँ से निकल जाना चाहिए था, सीधा ऐसे निकलना चाहिए था। बट रे जा रहा है रेयरर से डेंजर, और रेयरर से डेंजर में जाओगे तो तुम टुवर्ड्स द नॉर्मल जाते हो। तो ये रे ऐसे ना जाके, नॉर्मल कहाँ पे है, यहाँ पे, दिस ऑरेंज लाइन इज माई नॉर्मल, तो उसको जाना नॉर्मल के तरफ है, जाना नॉर्मल के तरफ है, तो वो ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ ऐसे शिफ्ट हो गया है। ये वाला पाथ उसने चूज़ किया है, जहाँ यहाँ से जाना चाहिए था ना जाके वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब समझ में आया? अब देखो आगे। तो ये हो गया मेरा इनिशियल कहानी के लिए ख़त्म। अब चलते हैं मेन स्टोरी। वेरी इजी प्रूफ, वेरी इजी प्रूफ, थोड़ा भी टेंशन मत लो। देखना अभी बस जियोमेट्री टेन थीटा cos थीटा लगेगा, काम खत्म। लाइट तुम लोगों को तकलीफ देगा नहीं, अगर लाइट को समझ लोगे तो। तुम्हारे ब्रेन को ही लाइट समझ में नहीं आता, एग्जामिनर को कहाँ से आएगा। तो यहाँ से लाइट गया, फिर लाइट ऐसे बेंड हो गया, तो ये हो गया मेरा फाइनल पाथ। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ किया है, दिस इज एडिशनल, इसको हमने ड्रॉ किया, और ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है। ये वाला लाइन हमने ड्रॉ किया, ये वाला लाइन हमने ड्रॉ किया है, जो डॉटेड है वो हमने ड्रॉ किया है। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ग्लास सरफेस का पोल है, इसको पोल बोलते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विल बी यू। सो पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से लेके यहाँ पे इमेज आ रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लाइट फाइनली जाके यहाँ पे मीट हो रहा है, तो इमेज यहाँ पे बनेगा। तो पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस विल बी वी, इमेज डिस्टेंस। लाइट यहाँ से निकल के रिफ्रेक्ट होके यहाँ पे जाके मीट हो रहा है, तो इमेज यहाँ पे बनना चाहिए। तो पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। पोल से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर यानी रेडियस, ऑब्वियसली। पोल यानी क्या था, वो सर्कल का पार्ट था ना एक, तो सर्कल के सर्कम्फरेंस से सेंटर जाओगे तो वो रेडियस ही होगा, तो वो रेडियस के तक का डिस्टेंस। ये हो गया मेरा डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट। इस मीडियम का नाम दिया है n1, इस मीडियम का नाम दिया है हमने n2। अब कुछ एंगल्स बनाएंगे। इस एंगल को बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे गामा, इसको बोलेंगे बीटा। दिस विल बी एंगल आर, दिस विल बी एंगल आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ, इसको अल्फा बीटा गामा। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, एक जियोमेट्री का रूल है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटरनल एंगल। अगर ये ट्राइंगल होगा और मैं इस साइड को ऐसे एक्सटेंड कर लूँ, तो इस एंगल का सम, ए एंगल का सम विल बी इक्वल टू सम ऑफ बी
एंड सी, यानी ए विल बी इक्वल टू बी प्लस सी, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले अप्लाई करेंगे आई वाले के लिए, यानी इन ट्रायंगल ए ओ सी, देखो ट्रायंगल ए ओ सी, तो ए ओ सी, ए ओ सी इस वाले ट्रायंगल में जा रहे हैं। यहाँ पे ये है मेरा एंगल आई, तो आई विल बी इक्वल टू टू ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट में कौन है, अल्फा एंड गामा, तो आई विल बी इक्वल टू अल्फा एंड गामा, आई विल बी इक्वल टू ऑपोजिट एंगल्स अल्फा एंड गामा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब अल्फा को हम लिख सकते हैं टेन अल्फा, गामा को लिख सकते हैं टेन गामा। क्यों? बिकॉज पहले ही हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल चुके हैं, अगर थीटा छोटा है तो टेन थीटा और थीटा आर द सेम थिंग। यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, अल्फा को टेन अल्फा, गामा को टेन गामा। क्लियर है? हाँ हो सकता है डार्क, देख क्लियर है। सबको समझ में आया ना? अल्फा को टेन अल्फा, गामा को टेन गामा, बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल। छोटे एंगल के लिए टेन थीटा, थीटा एट द सेम थिंग। टेन क्यों? बिकॉज टेन करने से हमारे लिए ईजी है, बिकॉज टेन जो साइड्स, जिन दोनों साइड से टेन आता है वो दोनों साइड्स का वैल्यू हमें पता है। साइन में जाओगे तो एक ऐसा साइड आ जाएगा जिसका वैल्यू तुम्हें नहीं पता, इसीलिए हम टेन में जाते हैं। ठीक है, वो मतलब ट्रायल एंड एरर से निकल चुका है, तुम लोगों को ट्रायल करने का ज़रूरत नहीं है। पहले लोगों ने किया है, साइन से नहीं निकला, कॉस से नहीं निकला, टेन से निकला, तो इसीलिए उन लोगों ने टेन यूज़ किया। तो ये आ गया मेरा इनिशियल कंडीशन यहाँ पे ख़त्म। अब हमें निकालना है टेन अल्फा और टेन गामा का वैल्यू। वेरी इजी। जब भी टेन अल्फा निकालना है तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए और टेन गामा के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। देखो टेन अल्फा का राइट एंगल ट्रायंगल इज नथिंग बट दिस वन। टेन अल्फा का राइट एंगल ट्रायंगल इज दिस वन। दिस इज टेन अल्फा का राइट एंगल ट्रायंगल। तो टेन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मतलब ए एन, बेस मतलब ओ एन, तो ए एन बाई ओ एन। अब गामा में जाओ, टेन गामा निकालना है तो भी राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो टेन गामा के लिए ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। टेन गामा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ए एन बाई एन सी, तो ए एन बाई एन सी। तो फिर इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे बिठा देते हैं, टेन अल्फा और टेन गामा की जगह, तो टेन अल्फा बन गया ए एन बाई एन ओ, ए एन बाई एन सी। ये हो गया एक इक्वेशन। अब क्योंकि मेरा एन और पी बहुत क्लोज है, डायग्राम में देखो एन और पी पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो मैंने जहाँ जहाँ एन सी लिखा है उनको पी सी लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ हम लोगों ने एन ओ लिखा है वहाँ पे हम पी ओ लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज। तो हम एन ओ को पी ओ लिख रहे हैं, एन सी को पी सी लिख रहे हैं। अब अगले इक्वेशन में जाते हैं, ट्राइंगल ए सी आई, ये यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, इसको यहाँ तक डन, तो इसको इक्वेशन वन दे के रख दूँ, यहाँ तक इसका काम ख़त्म। बाकी चीज़ों को थोड़ा मिटा के खाली करते हैं। यहाँ तक पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन डन, इसको वन दे दो। अब सेकंड पार्ट में जाते हैं, जहाँ पे हमने ट्रायंगल चूज़ किया ए सी आई। तो आओ यहाँ पे चूज़ करते हैं ए सी आई मिल के। ए सी आई मतलब ए सी आई, यहाँ से हम यहाँ तक आ गए। ए सी आई में गामा इज माई एक्सटर्नल एंगल, गामा एक्सटर्नल लिख रहा है ट्रायंगल के बाहर, तो गामा विल बी इक्वल टू, ये तो नहीं हो सकता, ऑपोजिट में ये आएगा और ये आएगा, बिकॉज ये तो टच कर रहा है इसलिए ये नहीं होगा, ऑपोजिट में ये दोनों आएंगे, यानी गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस आर, गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस आर। तो ए सी आई में हम लिख सकते हैं गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा या बीटा प्लस आर, वहाँ से साइड चेंज करके आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। अब सिंस एंगल्स आर स्मॉल तो हम गामा को लिख सकते हैं टेन गामा, बीटा को लिख सकते हैं टेन बीटा। अब फिर से टेन गामा निकालेंगे, टेन गामा निकालने के राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, टेन गामा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी ए एन बाई बेस एन सी, तो ए एन बाई एन सी। अब आओ टेन बीटा पे, टेन बीटा निकालने के लिए फिर से चूज़ करेंगे ऐसा एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल, तो गामा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, तो टेन बीटा के लिए टेन बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए एन बाई एन आई, सो ए एन बाई एन आई परपेंडिकुलर बाई बेस। सिंस एन एंड पी आर वेरी क्लोज तो हम एन आई ना लिख के पी आई भी लिख सकते हैं, और एन सी ना लिख के पी सी भी लिख सकते हैं, बिकॉज एन आर पी बहुत करीब करीब है। तो हमने यहाँ पे एन सी को पी सी बना दिया, एन आई को पी आई बना दिया। अब यहाँ तक आ गया हमारा इक्वेशन का सेकेंड पार्ट। ये आ गया इक्वेशन का सेकेंड पार्ट। अब आगे जाते हैं, अब इसके आगे जाएंगे हम लोग स्नेल्स लॉ।
वेरी इजी, ध्यान से देखना। अरे चल जाओ। अब स्नेल्स लॉ में जाएंगे। स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तुम लोग भी लगा सकते हो मेरे साथ साथ। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस सरफेस का। इसको n1 ना बोल के μ1 बोलते हैं, प्रूफ के साथ मैच हो जाएगा। इसको n2 ना बोल के μ2 बोलते हैं, प्रूफ के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाना है तो साइन आई बाई साइन आर, बिकॉज इंसिडेंस एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। अब साइन आई बाई साइन आर, आई कौन से मीडियम में है, μ1, तो μ1 जाएगा नीचे, आर कौन से मीडियम में है, μ2, μ2 जाएगा ऊपर। यानी साइन आई बाई साइन आर μ2 μ2 बाई μ1। तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाय तो उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे उल्टा लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नोट में करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे देख लो, फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ध्यान दे दो, मैं नोट्स में आई विल करेक्ट बाद में। तो अभी जो हमारा सॉल्यूशन आया था साइन आई बाई साइन आर, आई था मीडियम 1 में, तो आई आएगा यहाँ पे मीडियम 1 और ये होगा मीडियम 2। तो साइन आई बाई साइन आर μ2 बाई μ1। तो यहाँ से इस वाली लाइन को थोड़ा ओमिट कर दो, यहाँ से करेक्ट है। तो इक्वेशन आया मेरा साइन आई बाई साइन आर, आई है मीडियम 1 में तो आई का मीडियम यहाँ पे आया, इसका यहाँ पे आया। अब क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे हैं, आई बहुत छोटा एंगल है, आर बहुत छोटा है, तो साइन आई को हम सिर्फ आई लिख सकते हैं, साइन आर को सिर्फ आर। हो गया μ2 बाई μ1। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो आई इंटू μ1 हो गया, आई μ1 इक्वल्स टू आर μ2, यानी ये वाला इक्वेशन। क्लियर। ACI का एक्सटीरियर एंगल देखो, ACI में यहाँ पे आ रहा है ना, ACI यहाँ पे है, ACI, दिस इज योर ट्राइंगल ACI। यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल ये है ना ट्राइंगल के बाहर, गामा, तो गामा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट टू इंटरनल एंगल। सब ऑपोजिट में, ये तो ऑपोजिट नहीं होगा ना, ये तो उसको टच कर रहा है। तो ऑपोजिट में कौन कौन आएगा, ऑपोजिट में ये वाला एंगल आ रहा है और ये वाला एंगल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं गामा इक्वल्स टू सम ऑफ बीटा प्लस आर। वहाँ से साइड चेंज करके हमने लिखा है आर, क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस बीटा, तो वो हो गया इक्वेशन। अच्छा ठीक है, फिर भी समझ में आया अभी। अच्छा ठीक है, जहाँ तक हुआ है वहाँ तक देखो तो तुम लोगों को क्लियर है। यहाँ तक आई μ1 इक्वल्स टू आर μ2, यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके बाद ज़्यादा काम कुछ बाकी है नहीं, अब बस हमें वैल्यूज़ बिठाना है। अगर मुझे ये पता चल चुका है कि आई μ1 इक्वल्स टू आई μ2 और आई का वैल्यू है an बाई पी ओ प्लस an बाई पी सी, देख लो यहाँ पे an बाई पी ओ प्लस an पी सी, तो यहाँ से आई डाल दिया। आर की जगह आर का वैल्यू, आर क्या आया था हम लोगों के पास, कहाँ गया, हाँ, an बाई पी सी माइनस an बाई पी आई, तो आर का यहाँ पे आ गया। तो सारे वैल्यूज डाल दिए यहाँ पे। अब यहाँ तक इक्वेशन आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सारे म्यू सेम सेम टर्म्स को एक साइड में लेके आएंगे, तो an सब में कॉमन है, तो an कैंसिल। और अब पीसी वाले टर्म्स को एक साइड में ले लो, तो यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, μ1 PO प्लस μ1 PC इक्वल्स टू μ2 PC माइनस μ1 PI। सारे पीसी वाले टर्म्स को ना एक साइड में ले लो। पीसी टर्म्स को अगर एक साइड में लोगे और μ1 को इधर लेके आओगे, सॉरी ये μ2 है, μ2 को इधर लेके आओगे तो इक्वेशन बनेगा μ1 PO माइनस ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस μ2 PI इक्वल्स टू μ2 PC। ये यहाँ पे जाएगा प्लस है तो वहाँ पे जाएगा तो μ2 क्या लिख रहा हूँ मैं, ये उधर जाएगा तो माइनस μ1 PC। तो वहाँ से आ गया ये μ2 माइनस μ1 PC और μ1 PO प्लस μ2 PI, μ1 PO प्लस μ2 PI इक्वल्स टू μ2 PC माइनस μ1 PC। वो इसको एक साथ में लिख लिया बिकॉज एलसीएम दोनों का PC ही है। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे an सब में कॉमन है तो कैंसिल हो गया। μ1 एक बार PO के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार PC के साथ, तो μ1 PO प्लस μ1 PC। μ2 एक बार PC के साथ, एक बार PI के साथ, तो μ2 PC माइनस μ2 PI, ये μ2 है, μ2। अब साइड चेंज कर लो, माइनस μ2 को इधर लेके आ जाओ तो ये प्लस μ2 हो गया,
और इधर वाले को वहाँ पे ले जाओ तो ये प्लस है, वहाँ पे गया तो माइनस, आ गया यहाँ तक इक्वेशन। क्लियर? अब इसके आगे देखो, यहाँ तक आ गया तो काम और 99% ही हो गया। अब बस वैल्यू बिठाना है, इसके बाद बस वैल्यू बिठाएंगे। देखो अब डायग्राम में जाते हैं और डायग्राम से वैल्यू उठा के लाते हैं। डायग्राम से देखो किन किन का वैल्यू चाहिए, पीओ का चाहिए, पीआई का चाहिए, पीसी का चाहिए। आओ डायग्राम में देखो इन सब का वैल्यू सुबह मिलता है कि नहीं। पीओ, पीआई और पीसी। पीओ, पी से लेके ओ तक का डिस्टेंस, पी से लेके ओ तक का वैल्यू है यू। अब लाइट जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कह सकते हैं ऐसे। हम मेजर करेंगे, हमेशा स्टार्ट करेंगे पोल से। पोल से अगर ओ तक जाना है तो तुम्हारा मेजरमेंट होगा इन दिस डायरेक्शन। तुम मेजर करोगे ऐसे उल्टा तो इट विल बी माइनस। अब मेजर करते हैं पी आई, पी से लेके आई। अब लाइट तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, अब पी से आई जाना है, पी से स्टार्ट करो मेजरमेंट। तो पी से अगर मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे तो पी से आई पहुंचेंगे इस डायरेक्शन में, जो लाइट के डायरेक्शन के सेम है, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के सेम है। तो दिस विल बी प्लस, पी से लेके आई तक का डिस्टेंस प्लस बी। अब पी सी, पी से स्टार्ट करके सी जाएंगे तो ऐसे जाएंगे सेम डायरेक्शन, प्लस आर। तो यहाँ से आया हमारे पास माइनस यू प्लस वी प्लस आर। क्लियर है? अब इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे बिठा दो, माइनस यू प्लस बी प्लस आर उनकी जगह पे, ये पी सी पी ओ की जगह पे पी ओ, पी आई की जगह पी आई, पी सी की जगह पी सी। आ गया इक्वेशन ऐसा। बस अब दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन, जहाँ पे ये पीछे वाला टर्म इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ द स्फेरिकल लेंस। यहाँ पे कुछ बातें याद रखना। म्यू आई होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच लाइट इज कमिंग, म्यू टू लाइट इज एंटरिंग। तो म्यू वन होता है सराउंडिंग, मान सकते हो, ठीक है। और म्यू टू हमेशा होता है मटेरियल। तो याद रखना म्यू वन हमेशा सराउंडिंग के लिए यूज़ होता है, म्यू टू मटेरियल के लिए। और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे।